ये वाला टॉपिक देखिए हमारा अभी कंप्लीट नहीं हुआ था, तो आज के इस वीडियो में हम अच्छे से इसको समझेंगे। मैं बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाऊंगा। लास्ट में देखिए हम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर का एक टेस्ट भी लगाएंगे, जो इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे हम क्वेश्चन टेस्ट में सॉल्व करेंगे। ओके, तो ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा, काफी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आपको इस टॉपिक का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो देखिए क्रेजी गेट का ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि रेस्पिरेशन, श्वसन होता क्या है। बहुत ही सिंपल है। दुनिया में जितने भी जीव हैं उन सबको जीवित रहने के लिए देखिए क्या रिक्वायर्ड होती है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। क्लियर। ये ऑक्सीजन क्या करती है उन जीवों के शरीर में जो भोज्य पदार्थ होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, उसका ऑक्सीडेशन कर देता है। ठीक है, उसका विघटन कर देता है और ऊर्जा को क्या करता है, रिलीज करता है। ऑक्सीजन मतलब भोज्य पदार्थ मतलब कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ऑक्सीकरण होना और ऊर्जा का रिलीज होना, ये क्या कहलाता है, श्वसन मतलब रेस्पिरेशन कहलाता है। समझना है आपको, बहुत ही सिंपल है। इसको देखिए हम एक केमिकल फॉर्मूले में समझते हैं। C6H12O6 मतलब ग्लूकोज। देखिए भोज्य पदार्थ बोलो चाहे आप कार्बोहाइड्रेट बोलो चाहे ग्लूकोज बोलो, बात एक ही है। ओके, तो यहाँ पर देखिए ग्लूकोज का ऑक्सीजन की प्रेजेंट में ऑक्सीडेशन होता है और क्या देखिए हमको प्रोडक्ट मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है प्लस H2O जल प्लस ऊर्जा। तो यही हमने बात करी थी, यही प्रोसेस होती है वो क्या कहलाती है, श्वसन कहलाती है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, सांस लेने से लेकर हमारे शरीर में एनर्जी बनने तक की प्रोसेस जो होती है उसको हम 3 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 3 भाग में हम उसको अच्छे से समझेंगे जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आपका कहीं से भी बन सकता है। तो देखिए जो मैंने आपको बताया कि 3 भाग में इस प्रोसेस को हम समझ सकते हैं। तो पहला भाग जो होता है वो क्या होता है, बाह्य श्वसन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसमें हम देखेंगे कि वातावरण से गैसों का हमारे शरीर में जाना और वापस आना, मतलब ऑक्सीजन का प्राणियों के शरीर में प्रवेश करना, मतलब लंग्स में जाना, फेफड़ों में जाना, और CO2 का बाहर निकलना, वो हम समझेंगे बाह्य श्वसन मतलब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन सिस्टम में। क्लियर। इस प्रोसेस में देखिए हम सेकंड भाग डिस्कस करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, गैसों का शरीर में परिवहन। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन से बाह्य श्वसन से जो गैसें हमारे लंग्स तक मतलब फेफड़ों तक पहुंची है, वो कैसे हमारे शरीर में सेल्स तक पहुंचती है, कोशिकाओं तक पहुंचती है, वो हम इस भाग में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए तीसरा भाग हम डिस्कस करेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन, आंतरिक श्वसन। अभी तक तो गैसें हमारे शरीर में पहुंची है, अब मैंने आपको बताया था श्वसन की प्रोसेस में कि भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी रिलीज होती है, तो वही चीज हम इंटरनल रेस्पिरेशन में समझेंगे। ओके, तो देखिए ये 3 भागों में हम पूरी श्वसन की प्रोसेस जो है अच्छे से क्लियर करेंगे। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बाह्य श्वसन मतलब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की। तो देखिए प्राणियों और वातावरण, एटमॉस्फेयर के बीच में श्वसन गैसें जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान को क्या बोलते हैं, बाह्य श्वसन मतलब एक्सटर्नल रेस्पिरेशन बोलते हैं। या फिर हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन का शरीर में प्रवेश करना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है, बाह्य श्वसन कहलाता है। इसमें देखिए जब वायु वातावरण से शरीर के भीतर अंगों में प्रवेश करती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, निःश्वसन मतलब इंस्पिरेशन बोलते हैं। श्वसन के बाद जब CO2 युक्त वायु शरीर से बाहर निकलती है, वातावरण में जाती है, तब उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उच्छ्वास बोलते हैं या फिर एक्सपिरेशन बोलते हैं। अब देखिए मनुष्य सांस लेते टाइम किस प्रकार की गैसों को वातावरण से लेता है और किस प्रकार की गैसों को छोड़ता है, परसेंटेज के फॉर्म में हम देख लेते हैं। तो मनुष्य द्वारा ली हुई सांस की हवा में देखिए नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है वो कितना होता है, 78% नाइट्रोजन होती है उसके अंदर। 20% जो होती है वो ऑक्सीजन होती है, 0.03% होती है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, और 0.5% जो मात्रा होती है वो होती है जल वाष्प की। ओके, मनुष्य द्वारा छोड़ी गई सांस की हवा में 78% जो होती है वो नाइट्रोजन एज इट इज रहती है। ऑक्सीजन कितनी हो जाती है, देखिए यहाँ पर 16%। पहले लेते टाइम 20% थी, छोटे टाइम कितनी हो जाती है, लगभग 16%। CO2 की मात्रा कितनी हो जाती है, 4% हो जाती है। मनुष्य द्वारा छोड़ी गई सांस की हवा में 4% जो होता है वो CO2 होता है, और जल वाष्प की मात्रा कितनी हो जाती है, 6.5%। तो देखिए ये परसेंटेज जो है ये ध्यान रखिएगा आप, काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए एक चीज क्लियर होती है कि श्वसन क्रिया में, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में वायु में नाइट्रोजन की मात्रा में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। देखिए लेते टाइम भी 78% थी, छोटे टाइम भी 78% नाइट्रोजन थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा सकता है, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा। अभी देखिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, लंग्स मतलब जो फेफड़े होते हैं उसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का जो एक्सचेंज होता है वो उन गैसों के दाब के अंतर के कारण होता है। ठीक है, जो प्रेशर डिफरेंस होता है उसके कारण होता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ये वाली, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये हमने देखिए पहला भाग डिस्कस करा, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इसमें शरीर में देखिए ऑक्सीजन का जाना और CO2 का बाहर निकलना, ये हमने डिस्कस करा। सेकंड भाग की तरफ चलते हैं जो कि हमारा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। बाह्य श्वसन के दौरान जो भी गैसेस हमने हमारे शरीर में ली है वो गैसेस हमारे शरीर की कोशिकाओं तक कैसे पहुंचती हैं और वापस फेफड़े तक कैसे आती हैं, ये हम इस वाले भाग में डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन के दौरान जितनी भी गैसें हमारे लंग्स मतलब फेफड़े तक पहुंची है उसको शरीर में ट्रांसफर करने का काम जो होता है वो किसका होता है, ब्लड का होता है, रक्त का होता है। तो देखिए इन सभी गैसों में हम ऑक्सीजन को लेकर अच्छे से डिस्कस करेंगे क्योंकि उसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। ओके, उसी पे हम फोकस करेंगे। हीमोग्लोबिन क्या होता है पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। देखिए एक प्रोटीन होता है जो कि रक्त मतलब ब्लड में पाया जाता है, जिसके सेंटर में लौह परमाणु की उपस्थिति होती है। ओके, ऑक्सीजन जो होता है वो हीमोग्लोबिन से जुड़ जाता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन एक टेम्पररी कंपाउंड बना लेता है। फिर देखिए ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड सर्कुलेशन के दौरान हमारी कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। वहां जाकर देखिए ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन दोनों अलग हो जाते हैं और ये मुक्त ऑक्सीजन जो होती है, जो ऑक्सीजन रिलीज होती है, वो हमारे कोशिकाओं मतलब सेल्स तक पहुंच जाती है। तो ये हमने समझा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस वाला भाग। इसमें बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन का परिवहन हमारे शरीर में किसके द्वारा होता है, रक्त के द्वारा होता है, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा ऑक्सीजन का परिवहन होता है। आगे देखिए हम बात करते हैं तीसरा भाग, इंटरनल रेस्पिरेशन। अब ऑक्सीजन जो है वो कोशिकाओं तक पहुंच चुकी है, अब देखिए मेन प्रोसेस स्टार्ट होती है, भोज्य पदार्थ मतलब कार्बोहाइड्रेट का यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यही हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने बात करी थी कि जो बाह्य श्वसन था, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन था, उसके अंदर गैसों का एक्सचेंज हुआ वो कहां पर हुआ, लंग्स मतलब फेफड़ों के अंदर हुआ। वैसे ही आंतरिक श्वसन मतलब इंटरनल रेस्पिरेशन के अंदर देखिए गैसों का जो एक्सचेंज होगा वो किसमें होता है, कोशिकाओं में होता है, सेल्स में होता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, कोशिकीय श्वसन भी बोलते हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए कोशिकीय श्वसन या आंतरिक श्वसन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक अनॉक्सी श्वसन और सेकंड क्या होता है, ऑक्सी श्वसन। इसे बोलते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। ओके, तो देखिए इनको समझें उससे पहले एक चीज हम क्लियर कर लेते हैं, शायद आप भूल चुके होंगे तो आपको रिवाइज हो जाएगा। कोशिका मतलब सेल्स जो होती है उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो देखिए कोशिका के अंदर कोशिका द्रव मतलब होता है साइटोप्लाज्म, जो कि 70% भाग होता है कोशिका का। इसके अंदर देखिए इसके अलावा क्या होता है, केंद्रक होता है, राइबोसोम होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, लाइसोसोम होता है। ये सब चीजें जो होती हैं वो कोशिका के अंदर होती हैं, मतलब सेल्स के अंदर होती हैं। ठीक है, ये स्ट्रक्चर हमने पहले डिस्कस कर रखा है, बस आपको रिवाइज हो जाए इसलिए मैंने आपको बताया। तो इसमें ध्यान रखिएगा जो श्वसन मतलब रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है ये हर जीवित कोशिका के कोशिका द्रव मतलब साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में देखिए 2 से 3 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि जो श्वसन की प्रोसेस होती है वो हमारे शरीर के देखिए कोशिका के किस भाग में कंप्लीट होती है, कोशिका द्रव और माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है। ठीक है, चलिए हम कोशिकीय श्वसन जो कि मैंने आपको बताया 2 प्रकार का होता है, अनॉक्सी श्वसन और ऑक्सी श्वसन, उनको अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए अनॉक्सी श्वसन की बात करें तो जैसे नाम से स्पष्ट है, जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसे क्या बोलते हैं, अनॉक्सी श्वसन बोलते हैं। ठीक है, इसमें देखिए ग्लूकोज का क्या होता है, आंशिक विघटन होता है सेल्स के कोशिका द्रव में, सेल्स के साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का आंशिक विघटन हमको देखने को मिलता है अनॉक्सी श्वसन में।
ठीक है। और इस पूरी अनऑक्सीडेशन की प्रोसेस का अंतिम रिजल्ट क्या होता है? देखिए पायरुविक अम्ल। पायरुविक अम्ल हमें अंतिम रिजल्ट के रूप में प्राप्त होता है और 2 एटीपी ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है। एक्चुअल में 4 एटीपी ऊर्जा जो है वो प्राप्त होती है, बट 2 एटीपी ऊर्जा जो है इस प्रोसेस में खर्च हो जाती है और फाइनली 2 एटीपी ऊर्जा ही हमें प्राप्त होती है। अब ये एटीपी ऊर्जा क्या है? तो जो इस प्रोसेस में ऊर्जा रिलीज होती है वो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। जैसे कि हमारे पास में पैसा जो होता है वो किस फॉर्म में होता है? कागज की करेंसी के फॉर्म में होता है। वैसे ही कोशिकाओं के पास जो ऊर्जा होती है, एनर्जी होती है, वो एटीपी के फॉर्म में उनके पास संचित होती है। तो बस यही कांसेप्ट है, ज्यादा हमको इसमें डेप्थ में नहीं जाना है। 2 एटीपी ऊर्जा जो है वो इस प्रोसेस के फाइनल रिजल्ट के रूप में हमको प्राप्त होती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया? ये जो पूरी प्रोसेस होती है, इस पूरी प्रोसेस को ग्लाइकोलिसिस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलिसिस भी इसे कहा जाता है। अब देखिए ग्लाइकोलिसिस चूंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, इसलिए ये ऑक्सीशोषण और अनऑक्सीशोषण दोनों में होता है। जो आगे हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीशोषण, उसमें भी ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया जो होती है वो पूरी होती है। ठीक है, तो चलिए ऑक्सीशोषण की तरफ हम चलते हैं। इसमें देखिए जब शोषण ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूरा होता है तब उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीशोषण बोलते हैं। यहाँ पर ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हमको देखने को मिलता है। चूंकि देखिए अनऑक्सीशोषण में ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं होती है, तो जो प्रोसेस होती है वो ग्लाइकोलिसिस तक ही कंप्लीट होती है। अब ऑक्सीशोषण में चूंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति होती है तो प्रोसेस आगे बढ़ती है। ओके, तो ऑक्सीशोषण जो प्रोसेस होती है वो सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होती है, विशेष एंजाइम की उपस्थिति में। तो ग्लाइकोलिसिस से प्राप्त जो पारुविक अम्ल है उसका देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण ऑक्सीडेशन होता है, जिसका अंतिम उत्पाद क्या प्राप्त होता है? हमें CO2 प्लस जल और ऊर्जा। बहुत ही सिंपल है। अनऑक्सीशोषण में देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं थी, इस वजह से वहां पर पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाया, वहां पर आंशिक ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, जिसको बोल सकते हैं आंशिक विघटन। क्लियर? यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन की उपस्थिति थी, इसलिए ग्लाइकोलिसिस से प्राप्त जो पारुविक अम्ल था उसका आगे चलकर फिर माइटोकॉन्ड्रिया में पूर्ण ऑक्सीडेशन हमको देखने को मिलता है ऑक्सीशोषण में। समझ में आया आपको? बहुत ही सिंपल है। तो जो अंतिम उत्पाद हमें प्राप्त होता है वो CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा। ओके, अधिक मात्रा में ऊर्जा यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। तो CO2 जो होती है वो लंग से होते हुए शरीर से बाहर निकल जाती है और जो मुक्त ऊर्जा है वो एटीपी अणु में संचित हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से कुल 36 एटीपी ऊर्जा जो हमें ऑक्सीशोषण के दौरान प्राप्त होती है। अगर हम इस पूरी कोशिकीय शोषण मतलब आंतरिक शोषण की बात करें तो देखिए इसमें एक ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण पर 38 एटीपी ऊर्जा में प्राप्त होती है। 36 तो ऑक्सीशोषण से और अनऑक्सीशोषण से 2 एटीपी ऊर्जा, तो कुल कितनी हो गई? 38 एटीपी ऊर्जा जो हमें प्राप्त होती है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा, ऑक्सीशोषण की प्रोसेस को ही केप्स चक्र के नाम से भी जाना जाता है। तो ये हमने समझा अच्छे से आंतरिक शोषण को। पहले हमने देखिए बाह्य शोषण को अच्छे से समझा था, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस और फिर लास्ट में हमने समझा इंटरनल रेस्पिरेशन मतलब आंतरिक शोषण को। ठीक है, तो आई होप आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आई होगी। सांस लेने और शरीर में ऊर्जा बनने और वापस CO2 बनके शरीर से बाहर जाने की प्रोसेस हमने पूरी समझी है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। मनुष्यों के सांस लेने की जो दर होती है वो कितनी होती है? 12 से 15 बार प्रति मिनट सांस लेने की दर होती है। इंपॉर्टेंट है। मनुष्य में जो शोषण प्रोसेस होती है उसका नियंत्रण कौन करता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस पूरी शोषण प्रक्रिया का नियंत्रण जो करता है वो मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लंगेटा भाग करता है। कौन सा करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा भाग। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। पूरी शोषण की प्रक्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क का मेडुला ऑब्लंगेटा भाग करता है। तो ये देखिए हमने यहाँ पर शोषण तंत्र को अच्छे से डिस्कस करा। इसकी पूरी प्रोसेस को हमने बड़ी आसानी से बड़ी सिंपल वे में समझा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं उन सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए पहला क्वेश्चन है, स्तनधारियों मैमल्स में शोषण होता है। तो देखिए स्तनधारियों में शोषण की जो प्रोसेस होती है वो लंग्स के द्वारा, फेफड़ों के द्वारा कंप्लीट होती है। डी आंसर। शोषण की क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? तो जब मनुष्य सांस लेता है उस हवा में 78% होता है नाइट्रोजन, और शोषण की प्रक्रिया के दौरान जब सांस छोड़ता है तब उस हवा में भी 78% नाइट्रोजन होता है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है? तो छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा कितनी होती है? 4% होती है लगभग। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। लेते टाइम कितनी होती है? 0.03%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अनऑक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद होता है। अनऑक्सीशोषण का अंतिम उत्पाद क्या प्राप्त होता है हमको? पारुविक अम्ल। ठीक है, और ऑक्सीशोषण में इस पारुविक अम्ल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। हमने डिस्कस करा अच्छे से, यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। केप्स चक्र में किसका संश्लेषण होता है?